नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 10 लेसन 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और ये इस अध्याय का नोट्स होगा यानी कि फेयर। और इसके पहले अध्याय 1 से 5 तक का नोट्स आप लोगों को मिल चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा लिंक पर क्लिक करके आप अध्याय 1 से 5 तक भी जरूर देख सकते हो। साथियों देखिए, ठीक है, फर्स्ट करना ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो है ना, आपको कम से कम 400 प्लस मार्क्स तो लगा आना ही चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट कम से कम 420-30 नंबर तो आना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यानी एट लिस्ट जो है 80% मार्क्स तो आपको लेकर के आना ही चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, जिससे हो ना, ठीक है, कि रिजल्ट के बाद आपके टोला मोहल्ला में, ठीक है, लोग आप पर गर्व करें कि हाँ, इनका लड़का या इनकी लड़की जो है ना इतना मार्क्स, ठीक है, इतना मतलब बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आई है, ठीक है साथियों। तो प्रयास कीजिए कि आपका रिजल्ट, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन हो, ठीक है। तो चलिए अध्याय 6 से आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन। वो कहते हैं ना कि उस मंजिल की अकड़ तोड़नी है जिसे अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। उस मंजिल की अकड़ तोड़नी है जिसे अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। क्या बात है साथियों, ठीक है। तो अध्याय 6 से आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन साथियों, ठीक है। और साथियों ठीक, सबसे पहले, ठीक है, इस अध्याय का लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्योंकि इस अध्याय में जो है ना, इस अध्याय में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? उत्तर, निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। सवाल नंबर 2, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? उत्तर, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। पहला, गांव में अधिकतम कृषि एवं कृषिजन्य क्रिया होती है। और दूसरा, गांव के अपेक्षा शहरों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तीसरा, शहरों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है जबकि गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। सवाल नंबर 3, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? उत्तर, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या का घनत्व और दूसरा, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। सवाल नंबर 4, गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। उत्तर, गांव को अनेक आर्थिक प्रारूप में कृषि जन क्रियाकलापों के में एक बड़े भाग के आधार पर अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है जो ग्रामीण लोगों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। सवाल नंबर 5, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? उत्तर, शहर आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा रहता है जबकि शहर के लोग मुख्य रूप से व्यापारिक तथा वाणिज्यिक क्रियाओं पर केंद्रित रहते हैं। सवाल नंबर 6, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है क्योंकि आधुनिकीकरण की शुरुआत शहरों से ही होती है, अथवा यूँ कहे कि कोई भी नई चीज़ें सबसे पहले शहरों में ही आती है तथा धीरे धीरे वह गांव की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 7, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी? उत्तर, नगरों में एक ओर धनी धनाढ़ लोग निवास करते हैं तो दूसरी ओर गरीब मजदूर श्रमिक लोग रहते हैं। सुविधा प्राप्त धनी धनाढ़ लोगों की संख्या बहुत कम रहती है जबकि दूसरी ओर भारी मात्रा में श्रमिक मजदूर जैसे गरीब लोग निवास करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो वर्ग जो है ये अल्पसंख्यक है। सवाल नंबर 8, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने? उत्तर, शहरों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी उस रफ्तार से शहरों का विकास नहीं हुआ, अतः लोगों ने नागरिक अधिकारों के मांगों के लिए चार्टिस्ट आंदोलन तथा 10 घंटे का आंदोलन किया। हालांकि यह आंदोलन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा किया गया था, फिर भी इससे नागरिक अधिकारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ी। सवाल नंबर 9,
व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? उत्तर, नगरों में बड़े बड़े कल कारखानों या उद्योगों की स्थापना उन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी जो बिजनेस व्यापार करके ढेर सारा पूंजी इकट्ठा किए हुए थे। गांव धीरे धीरे कस्बा में बदलता गया और कस्बा नगरों का रूप ले लिया तथा नगर धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने भी नगरों के उद्भव में अपना विशेष योगदान दिया। सवाल नंबर 10, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? उत्तर, मध्यम वर्ग के अंतर्गत समाज के वैसे शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं जिसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क इत्यादि शामिल होते हैं। इन लोगों ने शहरों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जबकि दूसरी ओर शहरों के विकास होने से मध्यम वर्ग की स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आया। सवाल नंबर 11, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? उत्तर, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के बाद शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन अस्थायी कार्य तथा नगद कमाने के उद्देश्य से हुआ। गांव में इन्हें कार्य के बदले अनाज मिलता था जिनसे इनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। इस प्रकार श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हुआ। सवाल नंबर 12, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? उत्तर, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के बाद शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन हुआ। अस्थायी कार्य तथा नगद वेतन के तलाश में मजदूर शहरों में आए, लेकिन यहाँ उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मजबूरीवश उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था जो काफ़ी गंदी बस्ती हुआ करती थी। इनके पास पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं था तथा शौचालय का भी उत्तम सुविधा नहीं था। स्पष्टतः शहरों ने भी कई समस्याओं को जन्म दिया। चलो ठीक है, अब इस अध्याय का लॉन्ग क्वेश्चंस द्विगु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल हो जाएगा आपका, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। उत्तर, शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहरों में उन्नत अवस्था में होती है। गांव से शहरों का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई दशकों में फैली है। शहरों के उदय और विकास में अनेक कारणों का योगदान रहा है। इनमें आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों का योगदान महत्वपूर्ण है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। औद्योगिकरण ने भी शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया। शहरीकरण का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शहरों का भी उदय और विकास हुआ। सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा, भारत पाकिस्तान, तो सुमेर, हड़प्पा, रोम और यूनानी सभ्यता में अनेक नगर विकसित हुए। मध्यकाल और आधुनिक काल में भी शहरीकरण की प्रक्रिया जारी रही। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों के स्वरूप में अंतर देखा जा सकता है। इन सभी शहरों की एक साझा विशेषता यह थी कि शहर गैर कृषक उत्पादन, व्यवसाय और व्यापार के केंद्र थे। शहरों में नगरीय जीवन एवं संस्कृति का विकास हुआ। सवाल नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। उत्तर, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। आज शहरों में तेज़ी से बढ़ती रोजगार की अपार संभावनाओं ने ग्रामीण लोगों को शहर की ओर पलायन करने को विवश कर दिया, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। शहरों में जनसंख्या का घनत्व गांव से अधिक है। गांव की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है, जो ग्रामीण लोगों के आजीविका का मुख्य साधन है। वहीं दूसरी ओर शहरों में व्यापार और उत्पादन आजीविका का साधन है। गांव का प्राकृतिक वातावरण काफ़ी स्वच्छ होता है, लेकिन शहरों में बढ़ती जनसंख्या और फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण वातावरण काफ़ी प्रदूषित रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार आदि सुविधाएं शहरों में अधिक उन्नत अवस्था में रहती है, जबकि गांव में इन सभी का अभाव होता है। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में भी ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था में अंतर है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है, जबकि शहर के लोग व्यापार और उत्पादन से जुड़े होते हैं।
सवाल नंबर 3, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? उत्तर, शहरी जीवन में ग्रामीण जीवन के तुलना में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बदलाव देखने को मिले। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। ग्रामीण जीवन की तुलना में शहरों में नए सामाजिक समूह बने। सभी वर्ग के लोग बड़े शहर की ओर बढ़ने लगे। शहरों के विकास ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवारवाद की विचारधारा में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। गांव में जहां पारिवारिक संबंध अब तक मजबूत थे, वहीं शहरों में बिखराव होने लगा। शहरी जीवन में एकल परिवार की भावना को बढ़ावा दिया गया। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई भागों में परिवर्तित करने में सहायता दिया। शहरी जीवन से समाज में नए नए वर्गों का उदय हुआ। व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए। सवाल नंबर 4, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। उत्तर, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की काफ़ी अहम भूमिका रही। शहरीकरण के साथ ही समाज में इन वर्गों का महत्व भी बढ़ता गया। व्यवसायी वर्ग, शहरीकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसायिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। चूँकि व्यापार शहरों में ही होते थे, इसलिए शहरों में ही विभिन्न व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आए। मध्यम वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया ने मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को काफ़ी सफल बनाया। मध्यम वर्ग के रूप में एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह मध्यम वर्ग विभिन्न रूप में कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। मजदूर वर्ग, आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, तो दूसरी ओर शहरों में श्रमिक या मजदूर वर्ग का भी उदय हुआ। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर सामने आए। इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सवाल नंबर 5, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। उत्तर, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई भारत का एक प्रमुख शहर है। 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का विस्तार तेजी से हुआ। शुरुआत में मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया। इस तरह मुंबई एक विशाल शहर के रूप में अस्तित्व में आया। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी है, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल भरी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी मुंबई में बसने लगे। कपड़ा मिल खुलने के बाद और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर मुखर हुए। 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित किया गया। 1921 ईस्वी आते आते 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिसमें लगभग 1,40,000 मजदूर कार्य करते थे। इन सब के बावजूद भी मुंबई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका। 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे यानी कि देसी लोग, और दूसरे हिस्से में यूरोपियन या गोरे लोग यानी कि अंग्रेज रहते थे। साथियों ठीक है, ये रहा आपका अध्याय 6 का नोट्स यानी कि फेयर। तो ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन फेसबुक ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है साथियों, तो बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।